नमस्कारम आप सभी को राम राम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मैं यहाँ कंप्लीट जीएस पढ़ाने वाला हूँ। तो जीएस में की जो जीएस की श्रृंखला है उसी को आगे सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले क्या पढ़ाऊंगा, जीव विज्ञान को पढ़ाऊंगा यानी बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो हम आज का जो लेक्चर है वो बायोलॉजी को होने वाला है, बायोलॉजी के बारे में, और बायोलॉजी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं आज से। बट उससे पहले हम ये जो बायोलॉजी है ये आया कहाँ से, ये विज्ञान की एक शाखा है। तो हम सबसे पहले विज्ञान के बारे में जान लेते हैं, उसके कुछ फैक्ट्स के बारे में हम पहले जान लेते हैं। चलिए देखते हैं विज्ञान कहते किसे हैं। देखिए मैं जो भी पूरे जीएस जो मैं पढ़ाऊंगा क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक, क्लास 6 से 12 तक को मैं पूरा कंप्लीट, याद रखिएगा 6 से 12, क्लास 6 से 12 तक पूरी एनसीईआरटी को कवर करते हुए एडवांस लेवल को मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो आपने 5वें 6वें क्लास में पढ़ा होगा विज्ञान किसे कहते हैं। तो क्या कहा था कि किसी भी चीज के बारे में जो विशिष्ट ज्ञान है उसे क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ये आपने पढ़ा होगा। तो अब बात ये आती है कि ये जो विशिष्ट ज्ञान है ये आता कहां से, कैसे आया। किसी भी चीज के बारे में जो आपने सुना होगा कि विशिष्ट ज्ञान है वो आया कहां से, तो देखिए वो आया कहां से, उसी को ज्यादा एलाबोरेट करके, उसी को डिटेल में, अब आप वो 5वें 6वें वाला तो चलेगा नहीं, तो उसी को आगे एलाबोरेट करके उसी को डिटेल में इसका परिभाषा दिया गया है कि वह व्यवस्थित ज्ञान है। विज्ञान क्या है, विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है जो विचार, जो किस चीज से हमें मिलती है, जो सबसे पहले मन में क्या आता है, विचार से, उसके बाद उसका अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन करके, और फिर उसके ऊपर हम प्रयोग से मिलती है। मतलब वह व्यवस्थित ज्ञान जो हमको कैसे मिलते हैं, विचार, अवलोकन और प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट से मिलती है। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए कि आपने बिजली को देखा, ठीक है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले आपके मन में विचार ही तो आया कि ये क्या है, ये कैसे चलता है, ये बल्ब कैसे जल रहा है, हमने छुआ तो हमें करंट क्यों लगती है। तो ये आपने क्या किया, पहले ये विचार आया मन में, फिर उसके ऊपर क्या किया आपने, अवलोकन किया कि भाई ये नॉन मेटल से नहीं चलती है, ये मेटल से ही चलती है। मतलब कि जो विद्युत है वो किससे होके गुजरती है, धातु से गुजरती है, अधातु से नहीं गुजरती है। तो अब दिमाग में आया कि भाई ये धातु से ही क्यों गुजरती है, अधातु से क्यों नहीं। तो हमने क्या किया, प्रयोग किया। प्रयोग करने पे हमने क्या पाया कि अच्छा तो धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या है, करंट है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, जो विद्युत है, जो जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन मूव करती है उसके विपरीत दिशा में कौन मूव करती है, इलेक्ट्रिसिटी, करंट जो है वो मूव करती है। तो वो आपको कहां से मिला, एक्सपेरिमेंट मिला। तो आपने जो ये व्यवस्थित ज्ञान आपको मिला कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा जिसमें जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। ये जो व्यवस्थित ज्ञान मिला कैसे मिला, पहले मन में विचार आया, फिर उसका क्या हुआ, आपने ऑब्जर्वेशन किया, और फिर जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तब जाकर आपको इसके बारे में मिली जानकारी, व्यवस्थित ज्ञान मिली। जो किसी अध्ययन के विषय की प्रकृति यानी नेचर या सिद्धांत को जानने के लिए क्या जाता है, मतलब उसका नेचर क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, किस आधार पे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, उससे जानने के लिए जो भी हम प्रयोग करके वो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी को कहते हैं विज्ञान कहते हैं। बात समझ में आया। तो ये इसका एक बहुत ही अच्छा सा क्या है, सॉरी, इसका बहुत ही अच्छा सा ये परिभाषा है, ठीक है, विज्ञान की परिभाषा है। अब बात आती है कि साइंस वर्ड जो हम जानते, देखिए अब हम जानते हैं कि ये जो वर्ड आया है विज्ञान, ये आया कहां से, ठीक है। तो देखिए हिंदी में तो विज्ञान कोई बात नहीं, जैसे विद्यालय हम जानते हैं कैसे आया, विद्यार्थी, विद्यालय, हिमालय कैसे आया, हिम जोड़ालय, हिमालय हो गया। वैसे ही क्या हो गया, वी मतलब विशिष्टता से ले लिया गया, वी और ज्ञान को जोड़ करके बना दिया विज्ञान। लेकिन जब हम साइंस के बारे में जानते हैं कि ये साइंस वर्ड कहां से आया, तब हम देखते हैं क्या कि लैटिन वर्ड, एक कौन सा वर्ड है, एक लैटिन वर्ड थी जिसका नाम था साइंसिया। साइंसिया एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब कौन सा नाम है, साइंसिया, लैटिन वर्ड है साइंसिया। उसका मतलब होता है नॉलेज एंड एक्सपर्टनेस। क्या नाम मतलब होता है, नॉलेज एंड एक्सपर्टनेस। और इसी नॉलेज एंड एक्सपर्टनेस जो थी, ये देखिए नॉलेज एंड एक्सपर्टनेस, और इसको लैटिन में क्या बोलते थे, साइंसिया। इसी साइंसिया से
डिराइव होकर क्या वर्ड बना, साइंस वर्ड बना, ठीक है। तो साइंस वर्ड का जो ओरिजिन है वो क्या है, लैटिन वर्ड साइंसिया है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है ये चीज। अब देखिए फादर ऑफ साइंस, साइंस के जनक कौन है, कौन किसको माना जाता है कि साइंस के जनक, कि कोई तो होंगे जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया, इसके स्टडी करना शुरू किया और इसको इस लेवल पे लाया कि इनका कार्य इतना विशिष्ट था, इतना स्पेशल था कि बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हुए और विज्ञान में लोगों की रुचि बढ़ी और उसके बारे में अध्ययन शुरू हो गई। तो वो नाम आता है गैलीलियो। कौन से, गैलीलियो। याद रखिएगा साइंस के जो जनक हैं, विज्ञान के जो जनक हैं, फादर ऑफ साइंस किनको माना जाता है, गैलीलियो को। और इनको किसने कहा था फादर ऑफ साइंस, आइंस्टाइन ने कहा था, ठीक है। किसने कहा था, आइंस्टाइन ने कहा था। अल्बर्ट आइंस्टाइन, आप नाम तो जानते ही होंगे, नाम तो सुना ही होगा। तो देखिए अब बात आती है कि ये थे कहाँ के, देखिए इनके बारे में कुछ चीज जान लीजिए। ये थे कहाँ के, इटली के रहने वाले थे। ये 1564 में जन्म लिए थे और 1642 में ये निकल लिए थे, मतलब ये गुजर गए थे। ये एक गणितज्ञ हैं, खगोल शास्त्री और भौतिक विज्ञानी हैं, भौतिकवाद है, ठीक है। मतलब ये गणितज्ञ भी थे, ये खगोल शास्त्री भी थे और ये भौतिकी के वैज्ञानिक यानी कि भौतिकविद भी थे, ठीक है। ये तीनों चीज थे। तो अब आता है कई जगह आपको मिलेगा पढ़ने के लिए कि जो साइंस है, जो विज्ञान है, उनके जो जनक हैं उनमें कई जगह को न्यूटन का नाम पढ़ने को मिलेगा। मैं बता दूं न्यूटन का जन्म कब हुआ था, जब ये मर गए थे। जिस साल ये मरे थे उसी साल न्यूटन का जन्म हुआ था। और बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि गैलीलियो का पुनर्जन्म, गैलीलियो का पुनर्जन्म जो है वो कौन है, न्यूटन है। मतलब गैलीलियो साहब मर गए और फिर न्यूटन ग्रुप में जन्म ले लिए। क्योंकि दोनों का भौतिकी में यानी दोनों का फिजिक्स में इतना गजब का काम है, इतना गजब का काम है। न्यूटन के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। आप सब जानते हैं न्यूटन से, मतलब कोई भी हो न्यूटन से जुड़ा ही है। पूरी दुनिया में जो भी आदमी है, चाहे पढ़ा लिखा हो ना हो, सबको न्यूटन के बारे में पता ही होगा। तो न्यूटन एक्चुअली न्यूटन का जन्म जो है 25 दिसंबर 1642 को हुआ था। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। और इनको गैलीलियो का पुनर्जन्म माना जाता है। लेकिन जो फादर ऑफ साइंस है वो एक्चुअली में गैलीलियो ही हैं। जब भी आपसे पूछा जाएगा गैलीलियो ही होंगे, ठीक है। अब देखिए फादर, हाँ एक चीज और कि जब साइंस की हम बात कर रहे हैं, जब उनके फादर की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में हमारे हिंदुस्तान में किनको माना जाता है, यानी इंडियन कौन हिंदुस्तानी ऐसे हैं जिनको फादर ऑफ साइंस माना जाता है। तो इंडिया में फादर ऑफ मॉडर्न साइंस माना जाता है जेसी बोस को। आप नाम तो सुने होंगे, जेसी बोस, ऐसा कोई हो नहीं सकता जो जेसी बोस का नाम नहीं सुना हो। जगदीश चंद्र बसु वही है जेसी बोस, ठीक है। अपने चौथे पचवें छठे क्लास में इनके बारे में मैंने हिंदी में पढ़ा था इनके बारे में। चौथे पचवें जहाँ तो मुझे याद आ रहा है, कौन सी क्लास में याद है मुझे। वो आपने सुना होगा कि एक छोटा सा बच्चा था जो शाम के समय उनका बॉल चला गया था पेड़ के ऊपर और वो लकड़ियों से उसको हिला के वो अपने बॉल को उतार रहे थे। तो उसकी माँ आकर के उनको रोकती है कि मत ऐसा करो, अभी पेड़ सो गया होगा, सुबह जब पेड़ जगेगा तब तुम उतार लेना। और ये बात उनके दिमाग में खटक गई और वो फिर प्लांट के ऊपर ही सबसे पहले उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। और यही जगदीश चंद्र बसु आगे चल करके वो बच्चा जो है क्या बने, साइंटिस्ट बने। और उन्हीं को मॉडर्न साइंस फादर ऑफ मॉडर्न साइंस इन इंडिया कहा जाता है, ठीक है। आधुनिक विज्ञान के जनक हिंदुस्तान में जेसी बोस को माना जाता है। मेरी माँ ही ने मुझे भी पढ़ाया था ये चैप्टर, उनकी माँ ने बताया, वो साइंटिस्ट बन गए, मैं यहाँ हूँ। चलिए कोई नहीं, ये अब साइंस है तो साइंस में के 3 पार्ट है। साइंस के कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट, याद रखिएगा 3 पार्ट है साइंस में। सबसे पहले आता है कौन सा, वो है फिजिक्स। याद रखिएगा सबसे पहले जो आता है वो पहले और दूसरा कोई नहीं, मतलब देखिए एक पार्ट है इसका फिजिक्स भौतिकी और दूसरा है केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, तीसरा बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। और इनके भी जो जनक है उनके बारे में जान लेते हैं। फिजिक्स के जो जनक हैं वो भी कौन है, गैलीलियो साहब ही हैं, ठीक है। फिजिक्स के जनक गैलीलियो साहब ही हैं। केमिस्ट्री के जो जनक हैं वो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है। विभिन्न जो सब्जेक्ट है और उनके जो फादर है, यानी कि अलग अलग विषय के जो जनक हैं उनके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, आप देख सकते हैं। हालांकि जैसे जैसे जहां भी आएगा चैप्टर में नाम मैं बताता ही चलूंगा। तो केमिस्ट्री के जो जनक है उनका नाम क्या है, एटोनी लेबोजियर। क्या नाम है, एटोनी लेबोजियर। ये
गैलीलियो जो कहाँ के रहने वाले थे, इटली के, एंटोनी लेवोइजियर कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के, और जो बायोलॉजी के उनके बारे में सबको पता ही होगा, वो कौन थे, अरस्तु, अंग्रेजी में एरिस्टोटल और हिंदी में अरस्तु। ये कौन थे, ये यूनान के रहने वाले थे, यूनान के दार्शनिक थे। अरस्तु के बारे में आपको पता ही होगा। अरस्तु के गुरुजी कौन थे, बता सकते हैं? बताइए जब फटाफट, अरस्तु के गुरुजी का नाम क्या है? अरस्तु के गुरुजी का नाम था प्लूटो, और अरस्तु के जो चेले जी था, चेले जी थे नहीं, था ही है वो, कौन था? सिकंदर द ग्रेट इडियट। हाँ, चलिए कभी और बता दूंगा, क्योंकि मैं उसे इडियट से इतना जान लिया, उस समय इडियट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो नई नई जगहों पे जाना, उसे एक्सप्लोर करना और वहाँ के लोगों को कत्लेआम कर देना, ये महानता की परिभाषा नहीं हो सकती। एक तरफ जहाँ नोबेल प्राइज दिया जाता है शांति के लिए, सुनो कि इतने 10 लोगों को मारता, 50 से 100 से 1000 लोगों को मारता, इसलिए उसको, या फिर कहीं युद्ध हुआ था, उसने बहुत जबरदस्त उसने युद्ध किया था, वहाँ के हजार जो दुश्मन देश हैं उनके हजार सेना को मार दिया था, इसलिए उनको नोबेल प्राइज मिला है। ऐसा नहीं होता, ठीक है? उसमें कोई महानता भी नहीं है, महानता शांति में है। तो इसलिए मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट नहीं, अलेक्जेंडर द ग्रेट इडियट, ठीक है? तो अलेक्जेंडर द ग्रेट इडियट इनके चेले थे, और इनके जो गुरुजी थे, अरस्तु के गुरुजी जो थे वो कौन थे? वो थे प्लूटो थे। तो यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट्स लेना है आप ले सकते हो, अगर नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट लेने से ज़्यादा अच्छा है ना, स्क्रीन कैप्चर करने से बेटर है कि अब इनमें से कुछ पॉइंट अगर लिखना है तो लिख लो, ठीक है? तो ये है, इसके आगे हम लोग चलते हैं, बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे हम लोग बायोलॉजी से। पहले हम जानते हैं कि बायोलॉजी है यानी कि जीव विज्ञान है, तो ये बायोलॉजी है क्या? देखिए, जो बायोलॉजी टर्म है ना, ये बना है बायोस और लोगस। बायोस और लोगस दोनों क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। बायोस और लोगस दोनों की एक ग्रीक वर्ड है, दोनों के मिलने से बना बायोलॉजी। और बायोस का मतलब होता है लाइफ, लोगस का मतलब होता है स्टडी, यानी बायोस मतलब लाइफ और लोगस मतलब स्टडी, लाइफ की स्टडी, स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ की स्टडी को ही क्या कहते हैं? बायोलॉजी। तो स्टडी ऑफ लाइफ मतलब इसमें क्या, किसके बारे में पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं सजीवों का अध्ययन। किसका? सजीवों का अध्ययन। किसके पढ़ते हैं? इससे हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। तो सजीवों के बारे में क्या पढ़ते हैं, ये भी तो जानना जरूरी है। देखिए, सजीवों के बारे में इसमें जो हम पढ़ते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। इसमें पढ़ते हैं हम लोग किस बारे में? जीव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? कहते हैं जीव में क्या, जीव के बारे में, जो जीव उसका जो जीवन है उसके बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? दूसरा, जीवन की प्रक्रिया, जो जीवन की प्रक्रिया है, क्रियाओं के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सजीवों का वैज्ञानिक अध्ययन ही क्या है? बायोलॉजी है। और उसमें हम जीव के बारे में पढ़ते हैं, जीवन के बारे में पढ़ते हैं, और जीवन की जो प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। किसमें? बायोलॉजी में। तो याद रखिएगा, कोई भी पूछेगा बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? सजीवों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, तो उसमें जीव के बारे में, जीवन के बारे में और जीवन की प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। बस इतना ही है। अब देखिए, टर्म बायोलॉजी जो है, जो बायोलॉजी टर्म है, ये किसने दिया था? ये टर्म बायोलॉजी ये पूछा जाता है, ये पूछा हुआ सवाल है, ठीक है? याद रखिएगा। तो टर्म बायोलॉजी देने वाले जो थे उनका नाम था लेमार्क, ठीक है? दूसरा कौन थे? नाम उनका ट्रेविरेनस, उनका नाम था ट्रेविरेनस। क्या नाम था? ट्रेविरेनस, ठीक है? उनका नाम था ट्रेविरेनस। तो एक थे लेमार्क, दूसरा ट्रेविरेनस, नाम उनका लेमार्क और ट्रेविरेनस, ठीक है? अब बात आता है फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे? फादर ऑफ बायोलॉजी जो, ठीक है? देखिए, टर्म बायोलॉजी गिवन बाय किसने दिया था? लेमार्क ने और ट्रेविरेनस ने दिया था, ठीक है? ट्रेविरेनस, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने ये टर्म दिया था बायोलॉजी, ठीक है? याद रखिएगा, ये सवाल पूछा गया है, ये सवाल पूछा गया है और ये सवाल पूछा गया है, 100% सवाल पूछा गया है। और इससे सवाल आएंगे, सीसेट में आ सकते हैं, यूपीएससी में आ सकते हैं, यूपीएससी में भी आ सकते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं और आए हुए सवाल, ठीक है? फादर ऑफ बायोलॉजी हम पहले ही जानते हैं, एरिस्टोटल साहब हैं, ठीक है? अरस्तु जी हैं।
अब देखिए जो जीव विज्ञान है यानी जो बायोलॉजी है उसकी जो शाखाएं हैं उनके जो ब्रांचेज हैं उनके कौन कौन से ब्रांच है तो जान लेते हैं। इनके 2 ब्रांच हैं, एक तो जंतु विज्ञान है, एक पादप विज्ञान है। कौन कौन से? जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान को जूलॉजी बोलते हैं और पादप विज्ञान को हम लोग बॉटनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉटनी, बॉटनी नहीं, बॉटनी। ठीक है, देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जान गए तो आगे बहुत चीज़ों में आपको आसानी हो जाएगी, याद नहीं करना पड़ेगा। यहाँ जो जूलॉजी है, ये जो जू का मतलब क्या होता है? जानवर, लिटरली जानवर नहीं होता है। जू का मतलब होता है मोबाइल, यानी मूवेबल, जो मूव कर सकता है। ठीक है, जो क्या करता है? मूव कर सकता है। ठीक है, देखिए मैं मूव कर रहा हूँ ना, तो जो मूव कर सकता है तो क्या है वो? जू, उसको कहता है जू, मतलब मोबाइल जो मूव कर सकता है उसके लिए। आप जो जू जाते हैं तो वहाँ क्या पेड़ पौधा देखते हैं, जाता है जानवरों को देख जाता है, और जितने भी जानवर को देखते हैं सब क्या वैसा जानवर जो खड़ा है ऐसे देख रहा है, नहीं देख कर रहा है, चलता फिरता भी है ना, तो जो चलता फिरता है उसके लिए जू टर्म यूज होता है। ठीक है, जैसे आप पढ़ेंगे आगे जा करके कि आपसे पूछेगा जू प्लैंकटन, जैसे ही जू लगा क्या समझ गए? वो एक्टिवली मूव कर सकता है। ठीक है, और सीधे प्लैंकटन, फाइटोप्लैंक्टन वो प्लांट वाला है, वो मूव नहीं करेगा, वो पैसिवली पड़ा रहेगा, वो पानी के बहाव में बह जाए अलग बात, पानी के बहाव में मुर्दा खाता है। ठीक है, तो बह जाए अलग बात, वो एक्टिवली मूव नहीं करेगा। जैसे जू लगा वो एक्टिवली मूव करेगा, जैसे हम लोग चलते हैं एक्टिवली, वैसे ही वो क्या करेगा? चलेगा एक्टिवली। ठीक है, तो क्या है? तो जू मतलब मोबाइल। तो जो मोबाइल कौन है? जंतु। तो जंतुओं का अध्ययन यानी जानवरों का अध्ययन, एनिमल का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं? जूलॉजी में करते हैं, जंतु विज्ञान में करते हैं। और जो पादप है इसमें ये बॉटनी है, ये पादप का अध्ययन करते हैं। अब जंतु विज्ञान जो है यानी जूलॉजी जो है उसके जो जनक हैं वो कौन है? फिर से यहाँ अरस्तु आ जाते हैं। ठीक है, अरस्तु फिर से आ जाते हैं। याद रखिएगा कि अरस्तु ने एक्चुअली स्टडी की थी इसकी, मतलब जूलॉजी। उन्होंने अरस्तु का काम जंतु को पढ़ा था, उनका काम पादप पे नहीं था, परंतु सबसे प्रारंभिक में ये मतलब इन्हीं के बारे में क्या नाम है? जंतु के बारे में अध्ययन करना शुरू हुआ था। अरस्तु ने ही जिज्ञासा बस ये सब करना शुरू किया था। और उस समय ऐसा था कि बायोलॉजी का मतलब भी होता था जूलॉजी, मतलब जंतु का अध्ययन की बायोलॉजी मानते हैं। बाद में लगा कि पादप भी जो है वो भी प्राणी है, उसमें भी प्राण है, तो फिर उनकी भी अध्ययन करना शुरू किया लोगों ने। ठीक है, और उसका अध्ययन कोई और नहीं, उनका ही चेला था, उनका ही शिष्य था, उनका स्टूडेंट था। उनका नाम क्या था? थियोफ्रेस्टस। क्या नाम था? थियोफ्रेस्टस। अरस्तु के शिष्य थियोफ्रेस्टस जो है वो जनक है पादप विज्ञान के, बॉटनी के। ठीक है, गुरु चेला दोनों महान थे। अब देखिए जो अरस्तु, हाँ ये हो गया थियोफ्रेस्टस। अब देखिएगा ये बुक, याद रखिएगा बुक लिखा था। ठीक है, ये भी बुक है, और इन्होंने भी क्या लिखा था? इन्होंने भी बुक लिखा था। अरस्तु ने जो बुक लिखा था वो एनिमल के लिए लिखा था। थियोफ्रेस्टस ने जो बुक लिखा था वो किसके लिए लिखा था? पादप के लिए लिखा था। ठीक है, तो मतलब प्लांट के लिए लिखा था। तो इनका जो बुक है बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछे गए हैं, यहाँ तक कि यूपीएससी तक में क्वेश्चन आए हुए हैं, सीसेट में आए हुए हैं, दरोगा में आया हुआ है, दिल्ली पुलिस में आया हुआ है, एसएससी में आया हुआ है, रेलवे में आया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिएगा बुक जो उन्होंने लिखा था उसके अंदर हिस्टोरिया एनिमेलिया। तो आपसे ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, मेडिकल में आया हुआ है, बहुत जगह आया हुआ है कि हिस्टोरिया एनिमेलिया बुक किसने लिखा था? हिस्टोरिया एनिमेलिया बुक लिखने वाले का नाम क्या था? अरस्तु, एरिस्टोटल, यही थे जिन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी का मतलब जंतु का अध्ययन करना शुरू किया, तो बायोलॉजी वही सब्जेक्ट इन्होंने ला दिया, और इन्होंने बुक लिखा था हिस्टोरिया एनिमेलिया। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हिस्टोरिया एनिमेलिया के कितने वॉल्यूम छपे हैं? हिस्टोरिया एनिमेलिया के 5 वॉल्यूम छपे हैं, और सारे बुक मिलाकर के उसमें 4500 पन्ना तक है, 5 वॉल्यूम मिला करके बन जाता है। और यहाँ पे जब आता है कि थियोफ्रेस्टस जो उनके चेले थे बॉटनी में, तो उनमें उन्होंने जो बुक लिखा था उनका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या था? हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम किसके ऊपर लिखा गया था?
प्लांट के ऊपर लिखा गया था। हिस्टोरिया बिल्कुल उसी के साथ लगता है ना कि कॉपी पेस्ट खत्म मारा हुआ नाम का चेला जी हैं, गुरु जी का खाता तो लेंगे ही ना। एक्चुअली ये जो है ना थियोफ्रास्टस ये भी कर सकते थे एनिमल का अध्ययन, लेकिन वो जानते थे कि सारा मैसेज तो गुरु जी लोग ले चुके हैं, ले गए। तो चेला जी ने क्या किया, उन्होंने अपना एक अलग सब्जेक्ट चुना बायोलॉजी में। इन्हीं के साथ रहते रहते इन्हीं के साथ सीखते सीखते उन्होंने प्लांट का अध्ययन किया और प्लांट के बारे में उन्होंने लिखा। जिसको उनका जो उनका जो बुक है उसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा, थियोफ्रास्टस के द्वारा लिखा गया है। देखिए अब दोनों में ही जो हम अध्ययन करते हैं, दोनों बुक में जो डिटेल दिया गया है, बताया गया किस चीज़ के बारे में, तो इन्होंने जानवरों के बारे में, इन्होंने पादपों के बारे में क्या बताया, शारीरिक संरचना क्या बोलते हैं, शारीरिक संरचना बताया। तो उसका मॉर्फोलॉजी कैसा दिखेगा, मतलब अगर मेमल होगा तो कैसा दिखेगा, अगर रेप्टाइल होगा तो कैसा, मेमल को समझते हैं, स्तनधारी होगा तो कैसा दिखेगा, या फिर जो सरीसृप होगा, रेंगने वाला जानवर होगा वो कैसा दिखेगा, उसके बारे में। तो सबके बारे में उन्होंने 500 याद रखिए, किसके बारे में, इसमें 500 एनिमल के बारे में, 500 एनिमल्स के बारे में इन्होंने लिखा है अपने बुक में, ठीक है। और इन्होंने उसका इवोल्यूशन, मतलब कैसे एक बैक्टीरिया से इतना डेवलप होता हुआ इतना एक इंसान बन गया। इवन कि अगर कहें सही ढंग से आप जानिएगा तो आपको पता चलेगा लाइफ का ओरिजिन जो है ना वो नॉन लिविंग से हुआ है। जो लिविंग है, जो भी लाइफ है वो नॉन लिविंग से आया है। वो कोई ऐसा नहीं था कि कोई लाइफ आया हुआ था, पहला कोई लाइफ, ऐसा कुछ भी नहीं था। नॉन लिविंग थिंग से यही धरती पर ये बना है, ठीक है। तो हम इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। तो सर फिर उसका वर्गीकरण कैसे किया जाए, मतलब इसको कैसे माना जाए कि ये जो है कॉर्डेट है, ये स्तनधारी होगा, ये जो सरीसृप होगा, रेप्टाइल्स होगा, ये कैसे मान लें इसको। मान लो ये जैसे कुछ भी बोल दीजिए कि कुत्ता वाला प्रजाति अलग कर दो, इसका अलग कर दो, प्रजातियाँ होती है ना, कोडेट्स करते हैं, जिसके पास का रीढ़ हड्डी होती है, ठीक है, यानी जिसमें पूंछ भी होता है, कि कैसे माना जाए उसके बारे में जो अध्ययन है वो उसमें किसी तरह से वर्गीकरण करते हैं, ताकि उसका अध्ययन आसानी से हो जाए। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर वही हमारा, उसका व्यवहार कैसा होता है, उसका जो नेचर वो कैसा है, उसका वैश्विक वितरण, वो दुनिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है, और उसका व्यवहारिक उपयोग। हम इंसान कभी भी किसी का व्यवहारिक उपयोग नहीं छोड़ सकते, उसका हमारा कमर्शियल यूज कहाँ कितना है, उसके हमारे कितने काम का है, वो सारा अध्ययन जिसमें हुआ वही क्या है हम करते हैं इसमें जीव विज्ञान के शाखा, दोनों शाखाओं में। इधर प्लांट में ये सब प्लांट के लिए और एनिमल में ये सब कुछ एनिमल के लिए। और इन लोगों ने जो बुक लिखा उन्होंने भी इसी चीज़ के बारे में उसने बताया, ठीक है। तो ये हमारा जो एक इंट्रोडक्शन टॉपिक था, यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, 8 क्वेश्चन हैं यहाँ से, ये वाला क्वेश्चन, इसका ये क्वेश्चन तो कई एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ से फिर ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 और ये भी है क्वेश्चन पूछा हुआ कितने, ठीक है। तो यहाँ से इतने 4-5-6 क्वेश्चन तो यहाँ से आ रहे हैं आपके किसी एग्जाम में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं आपको रेलवे से लेकर के, ठीक है, रेलवे से लेकर के जो ग्रुप बी है वहाँ से लेकर के आपको यूपीएससी लेवल तक का सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ। अपने अपने हिस्से का जितना आपको लगता है आप रख लेना, मैं बताता चलूँगा, ठीक है। और याद रखिएगा कि आप कभी ये मत, ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि सर आप थोड़ा डिटेल ज़्यादा जा रहे हैं। याद रखिएगा, आप अक्सर आपकी शिकायत होती है कि सर जो है सीट ही कम आता है, वैकेंसी ही कम निकल रहा है। आप एक वैकेंसी, आपको सीट कितनी चाहिए, एक चाहिए ना, आप एक की तैयारी करो बस। आप ये मत सोचो कि पहले 14,000 निकलता था अब 4,000 निकलता। देखो कोई भी एसएससी का ही कुछ भी, ठीक है, 5,000 निकलता है, 2,000 निकलता है, आपको 2,000 लेना है, आपको एक ही लेना है ना। अपनी जिम्मेवारी आपके ऊपर लेनी चाहिए, अपनी जिम्मेवारी मतलब मोदी जी को, फलाने जी को, ढिमकाने जी को देने की जरूरत नहीं है। अपनी जिम्मेवारी अपने ऊपर लीजिए कि एक सीट आएगा हम लेना है, बात खत्म।
उसके लिए मैं आपको ऐसे ही ट्रेन कर रहा हूँ कि आपने एक सीट है, आपने ले लेना है बस। मैं यहाँ आपको पूरा सब देने वाला हूँ। अब कुछ कमी है तो सिर्फ आपकी जो इच्छा शक्ति है उसकी कमी हो सकती है, उससे ज़्यादा कोई कमी उम्मीद नहीं होने वाली है। अभी तो स्टार्ट हुआ है, आगे जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेगा काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, काफ़ी मज़ेदार होगा और मज़े के साथ पढ़ाऊँगा। अभी तो स्टार्ट है, अब धीरे धीरे फ्लो में आऊँगा तब आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, मज़े दूंगा भी, मज़े लूँगा भी। तो इसका भी आपको स्क्रीन शॉट चाहिए, एसेस चाहिए, स्क्रीन कैप्चर करना कर सकते हैं या लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग इस जो हाँ जी, तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आने वाला है वो आने वाला है जीव जगत। ठीक है, इसके ऊपर हमारा नेक्स्ट है जीव जगत। याद रखिएगा कि जीव जगत से कम 50 से 60 क्वेश्चन में दिखाऊंगा जो आते हैं। इससे किसी भी टॉपिक को छोटा मोटा समझ कर छोड़ने की बिल्कुल भूल मत कीजिएगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक अकेला सीट की अप्लाई कीजिए, जो सीट एक आएगा तो भी आपको लेना है, बस अपनी जिम्मेवारी आपको उठानी, किसी और को पड़े कि फलाने जी ने इतनी कम सीट निकाली है। ठीक है, तो धन्यवाद, मेरे साथ बने रहिए और डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ भी पूछना हो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कमेंट में कोई सवाल है वो पूछ सकते हैं। और सबसे बेटर होगा कि अगर आपको सवाल करने हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर आइए, और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है। अगर फिर भी आपको मैं हाँ बता दूँ मेरे इंस्टाग्राम का वो नाम तुरंत आपको याद हो जाएगा, किधर लिख दूँ ये मैं लिख देता हूँ। देखिए जहाँ होगा इंस्टाग्राम पर जाइएगा, आप मिलेगा लाइफ कोच अभिजीत, लाइफ कोच अभिजीत आप डालोगे आ जाएगा। मैं वहाँ पे झूले में बैठा हूँ, वहाँ पे बात करता हूँ, बीती लगा मेरा। ठीक है, और वहाँ आप आइए, मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ मुझसे सवाल कीजिए क्योंकि वो डायरेक्ट मैं हैंडल करता हूँ। 2 से 3 पर मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ, तो मैं वहाँ के सवाल को देखूँगा। आप वहाँ मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। आप अपने स्टडी के बारे में, जो आपका स्टडी है मतलब जो पढ़ाई लिखाई में जो सवाल है, पढ़ाई लिखाई सवाल मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है तो वो भी आप वहाँ पूछ सकते हो। या फिर आपकी लाइफ में किसी भी तरह का लोचा चल रहा हो वो भी पूछ सकते हो, क्योंकि मैं लाइफ कोच हूँ और इसके लिए मैं एक्सपर्ट हूँ एंड मैं मच एक्सपर्ट हूँ। तो उसमें मैं आपको एकदम वैज्ञानिक यानी कि प्रैक्टिकल सुझाव दूंगा, प्रैक्टिकली दूंगा। जो भी आपके साथ सिचुएशन है उसे बाहर आपको मैं निकाल दूंगा। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश होगी आपके साथ साथ चलूँगा तो निकाल दूंगा। दूसरा, अगर आपको कोई हेल्थ इशूज है, ठीक है, तो हमारे पास जैसे हमने पहले कहा था हमारे पास डॉक्टरों की कम से कम 15 से 20 डॉक्टर्स की टीम है जो आपके लिए वीडियो बनाती है, आपको अवेयर करना चाहती है। आपके साथ अगर किसी भी तरह की कोई समस्याएँ हैं, कोई इशूज चल रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड, यहाँ आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, एमडीपीएस डॉक्टर हैं, पीजी वाले डॉक्टर हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं, महिला डॉक्टर हैं, सब बच्चे के डॉक्टर, सारे डॉक्टर। ठीक है, आप उससे भी, और डाइटिशियन भी। ठीक है, तो आपको जो भी सवाल होंगे कुछ भी होंगे आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे लाइफ कोच अभिजीत आइए, उससे सवाल कीजिए, मैं उसके बारे में निश्चित रूप आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम ना बताऊँ तो आप बता देना, देख देना कि मेरा नाम सर मत बताइए बिना नाम लिए हुए। ठीक है, बस आप इतना कीजिएगा कि जब लाइफ से जुड़ा हो किसी कोई सवाल हो तो वहाँ एल जैसे कुछ लिखना है आपने। ठीक है, आपने कोई मैसेज किया तो एल लगा देना है और फिर नीचे से अपना सवाल कर देना है। अगर आपने क्या करना है, आपको हेल्थ से रिलेटेड है तो एच लगा देना, इससे मुझे पता चल जाता है तो कि किससे रिलेटेड सवाल है। ठीक है, उस कैटेगरी में उसे डिवाइड कर देता हूँ और फिर मैं उसके बारे में बता दूँगा आपको। और लाइफ को इससे बोलिए, लाइफ के बारे में, हेल्थ के बारे में पूछना है तो जो हमारे एजुकेशन से जुड़ा हुआ, स्टडी से जुड़ा हुआ तो ये डाल दीजिए, इससे एजुकेशन पता चल जाए। ठीक है, बस ये कैपिटल में डाल दिए, मुझे को पता चल जाए, आसानी से मुझे मैसेज जानने में आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ये चैप्टर। अगला चैप्टर हम जीव जगत के साथ फिर से आ रहे हैं। मुझे देखने के लिए, मेरे चैनल पर आने के लिए, आप अपने चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आते रहिए, बार बार मिलते रहिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो। धन्यवाद।